दोस्तों 4 जून के बाद मोदी जी की सरकार बैसाखियों पर क्या आई, बैसाखियों पर क्या आई कि मोदी जी की चाल ही बदल गई है। अब चाल इसलिए बदल गई है क्योंकि मोदी जी आजकल अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो अगले दिन 2 कदम पीछे हट जाते हैं। अब अगर सरकारी भाषा में कहूं तो मोदी जी पहले आदेश देते हैं, फरमान जारी करते हैं और फिर 2 दिन बाद वही आदेश वापस लेते हैं, रद्द कर देते हैं। और इस तरह के एक नहीं दसियों मामले। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, संसद में बड़ी धूमधाम से बड़ा प्रचार करके ढोल बजाकर मोदी जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में नया कानून बनेगा, पुराना कानून बदलेगा। खैर साहब, वक्फ बोर्ड में कानून यानी बिल लेके आ गए और बाद में उस बिल से पीछे हट गए। सिर्फ इसी बिल से नहीं, एक ब्रॉडकास्ट बिल था। हमारे जैसे यूट्यूबर और बहुत से सोशल मीडिया पे जो हमारे भाई बंधु हैं, उन पर लगाम कसने के लिए एक ब्रॉडकास्ट बिल आया था। और जब विपक्ष ने हल्ला मचाया, हंगामा मचाया, नायडू नीतीश ने भी उस बिल को ही विड्रॉ कर लिया, वापस कर लिया। और ताज़ा जो मिसाल है वो तो अफसरों की सीधी भर्ती की है। अफसरों की सीधी भर्ती की पहले आदेश दिया और इस आदेश को भी आज वापस कर लिया। यानी एक कदम आगे 2 कदम पीछे। द न्यू मोदी। अब दोस्तों सीधा सा जो सवाल मन में आता है, माइंड में आता है, वो यही है कि मोदी जी अगर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने 2014 से 19 के बीच में नहीं किया, 2019 से लेके 2024 के बीच में नहीं किया। तीसरी बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं बैसाखियों पे, तब से वो ऐसा कर रहे हैं, बार बार ऐसा कर रहे हैं। फैसला देते हैं और वापस कर लेते हैं। सवाल इस बात का, अगर ऐसा हो रहा है, फैसले वापस हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन वापस हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, तो क्या कोई बड़ा दबाव है मोदी जी पर? मोदी जी के ऊपर कोई बहुत प्रेशर है? हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कोई प्रेशर है? और अगर प्रेशर है, कम से कम हिंदुस्तान के भीतर अगर प्रेशर है, तो क्या ये जो प्रेशर है ये नायडू और नीतीश बाबू का है? क्योंकि बैसाखियां तो इन्हीं की हैं, ऑक्सीजन का जो पाइप है वो तो इन्हीं के पास है, सरकार इन्हीं की सांसों से चल रही। तो क्या इनका प्रेशर है जो मोदी जी मजबूर हो जाते हैं और फैसला वापस ले लेते हैं? या फिर ये जो नए राहुल गांधी हैं, या वो जो आक्रामक अखिलेश यादव हैं, या वो जो एग्रेसिव अपोजिशन है, भारी है इस बार? क्या अपोजिशन का दबाव है? ओबीसी पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन को लेकर जो भवंडर है, ऐसी तमाम मसले हैं जिसका दबाव है और मोदी जी उस दबाव में दबे जा रहे हैं। और दोस्तों इससे बड़ा भी जो सवाल है, बिग क्वेश्चन ये कि अगर देश का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, मुखिया, अगर रोज रोज अपने ही आदेश वापस ले ले, अपने ही डिसीजंस विड्रॉ कर ले, तो फिर इस सरकार की साख क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, इकबाल क्या है? और इन आदेशों का फिर मतलब क्या है? इन आदेशों के मायने क्या हैं कि जो जारी किए गए और फिर वापस ले लिए गए? और सवाल यह भी है कि अगर इसी तरह से सरकार आदेश जारी करती रही और वापस करती रही, तो फिर ये लक्षण क्या है? इस सरकार के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? ऐसी सरकार कितने दिन तक और आगे चलेगी? और क्या ये जो पुल एंड प्रेशर है ये आगे बढ़ते चले जाएंगे? जिस तरह के मैंने कहा ना, लक्षण दिख रहे हैं। इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं चंद सेकंड, बल्कि 2 सेकंड मुझे दीजिए, 2 सेकंड मुझे दीजिए। ये जो सीधी भर्ती का जो मामला है, यहाँ मोदी जी कहीं ना कहीं लड़खड़ा गए, डगमगा गए, इसको जान लेते हैं और फिर बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे बस 2 सेकंड दीजिए। अब दोस्तों पहले तो ये सीधी भर्ती जान लेते हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी और मोदी जी के बीच जंग छिड़ी हुई, अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच। अब ये जो सीधी भर्ती है, या यूँ कहें डायरेक्ट भर्ती है अफसरों की, या आप ये कह सकते हैं कि यूपीएससी की जो लेटरल एंट्री है ऑफिसर्स की, सीधे बना देना, 2 तरह से आप समझिए इसको। एक तो लिखित परीक्षा होती है जिसमें बड़ा मुश्किल इम्तिहान देने के बाद पहले प्रीलिम्स होते हैं, फिर मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, और तब कहीं जाके बिरले आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। तो एक तो वो इम्तिहान हो गया, और एक है डायरेक्ट, सीधे जॉइंट सेक्रेटरी बन गए या सीधे कोई डायरेक्टर बन गए, इसे लेटरल एंट्री कहते हैं। अब मोदी जी ने यही लेटरल एंट्री को लेकर
इसी 17 अगस्त को भर्तियां निकाली, विज्ञापन जारी किया। अब उसी डायरेक्ट भर्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी यानी रिजर्वेशन का कोटा नहीं था। तो 17 तारीख को साहब निकाला था, 18 तारीख को संडे था, 19 को रक्षाबंधन थी, लेकिन बवाल मचना शुरू हो गया 24 घंटे में। और बवाल ये मचा कि राहुल गांधी ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, तेजस्वी ने कहा, पूरे विपक्ष ने कहा कि साहब ये क्या कर रहे हैं, इसमें रिजर्वेशन तो दीजिए, आप सीधी भर्ती कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, अंबानी अडानी के आदमी रख लीजिए, आरएसएस के आदमी रख लीजिए, अपने आदमी रख लीजिए, लेकिन कोटा तो दीजिए साहब। सवाल ये कि रिजर्वेशन की बात सुनते ही मोदी जी आजकल घबरा जाते हैं। और फिर 20 तारीख को, या 20 तारीख को अगले दिन मोदी जी के मंत्रालय से, सरकार से एक चिट्ठी जारी हुई, और इस चिट्ठी में आदेश वापस ले लिया गया। एक कदम आगे 2 कदम पीछे, द न्यू मोदी। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि 4 जून के बाद जब से बैसाखियों पर मोदी जी आए, कहीं ना कहीं चाल बदली हुई लग रही है, और एक ऐसी चाल है जिसमें 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, असर है, वो सरकार में ही है। जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, वो बड़े कंफ्यूज हैं कि भाई ये आदेश क्यों मोदी जी जारी करा देते हैं। पहले आदेश जारी कराते हैं हमसे और फिर कहते हैं इसको रद्द कर दो। ये जो कंफ्यूजन है, ये जो असमंजस की स्थिति है सरकार में, ऐसी पहले कभी नहीं थी। और ये जो कंफ्यूजन है एक सरकार में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार में, हमारी आपकी सरकार में, ये सिम्टम्स, ये लक्षण ठीक नहीं है, अच्छे लक्षण नहीं है सरकार के। और अगर लक्षण अच्छे नहीं हैं तो एक सवाल जहन में जरूर आता है कि फिर ये सरकार की साख क्या है। और अगर सरकार की साख नहीं है, डूब रही है, कम हो रही है दिन ब दिन, तो ये सरकार आखिर कितने दिन और चलेगी। इन नीतीश के और नायडू के रहते हुए, इन बैसाखियों के रहते हुए, और एक आक्रामक विपक्ष के सामने जो दिन ब दिन आक्रामक होता चला जा रहा है, झुकाता चला जा रहा है मोदी जी को, ये सरकार कितने दिन और चलेगी। बिग क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि इस सवाल को लेकर 2 खास मेहमानों को बुलाया है। कई दिन के बाद आज आप अशोक वानखेड़े टाइगर को सुनेंगे। टाइगर काफ़ी रिसर्च करके आए हैं इस पर, और साथ में हमारे साथ शिक्षाविद, पॉलिसी को जानने वाले और बहुत आसानी से समझाने वाले डॉक्टर संदीप मानूधने होंगे, जो इंदौर से जुड़ेंगे, और अशोक वानखेड़े दिल्ली से जुड़ेंगे। इनको सुनते हैं और इन लक्षणों को समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या ये सरकार डगमगा भी सकती है। सवाल मेरा यह है कि मोदी जी जो भी फैसला कर रहे हैं, तराजू में तोल रहे हैं, और यही नहीं है, सबसे फोन करके पूछ भी रहे हैं, और फोन करके पूछ ही नहीं रहे हैं, अपना आदेश, अपना दिया हुआ आदेश वापस ले रहे हैं। मतलब जो आदमी, जो नेता, जो प्रधानमंत्री जिसके आदेश पत्थर की लकीर होते थे कि साहब जो कह दिया वो कह दिया, आज की तारीख में एक के बाद अपने ही आदेश मोदी वापस ले रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, अरे भाई कि भैया, और मैं सिंपल भाषा में बोलूं, चली चला की बेला तो नहीं है, चली चला की बेला तो नहीं है। अरे मुकेश अंबानी करोड़पति आदमी है, पर्स घर छोड़ के दुकान में गया तो पंसारी माफ कर देगा क्या? मुकेश अंबानी नहीं, करेंसी चलती है। मुकेश अंबानी बड़े इसलिए कि उनके पीछे पैसे की ताकत है। मुकेश अंबानी ने कल कह दिया कि मेरे पास घर पे नहीं है, तो बोलेगा मैं क्या करूं, माल छोड़ जाइए, पैसा देके माल वापस ले जाइए। मोदी जी की हालत वैसी है, चली चला की बेला है। मतलब मोदी जी यदि नहीं सुधरेंगे तो हर दूसरे दिन यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि ये निर्लज्जता का अमृतकाल है। लज्जा इनको आती नहीं, बेशर्मी की इंतहा है कि पहली बार मार खाया, दूसरी बार मार खाया, तीसरी बार मार खाने के बाद चौथी बार फिर मार खाने के लिए मुंह आगे ला सकते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये फिर करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि एक छोटी सी बात पे सरकार गिर जाएगी, और ये मुझे सरकार लंबी दिखाई नहीं देती, क्योंकि विपक्ष भी बात क्योंकि जो एनडीए गठबंधन के लोग भी है वो बोलेंगे यार आपको 3 बार बोला, 4 बार बोला, आपको समझ में नहीं आता है, पहले विचार करो फिर काम करो। ये पहले काम कर देते और बाद में विचार विमर्श करते हैं। क्या
क्या आईबी मिनिस्टर भांग खा के काम कर रहे थे? जब ये बिल ड्राफ्ट हो गया था तब उनको अकल नहीं आई थी कि स्टेक होल्डर को इसमें पूछना चाहिए, लोगों की ऑब्जेक्शन लेने चाहिए। ड्राफ्ट तैयार हो गया और जब ये बिल पास नहीं हो गए मालूम है तो बोले नहीं स्टेक होल्डर को पूछना चाहिए। क्या सरकार पूरी भंग खा के काम कर रही है? ये जो लेटर गया लेटरल वाला, उसमें क्या कहा गया कि इस लेटरल भर्ती से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वायलेशन तो नहीं होता, ये देख रहे हैं हम। अरे पहले देख लेना चाहिए था तुमको। ये कौन सी बात है? नोटबंदी करते हैं बिना सोचे समझे और फिर रोज अमेंड करते हैं कानून, रोज रोज। और प्रधानमंत्री कहते कि तू ताप पात पात तो मैं भी पात पात। अरे भाई, कोई पत्ते का गेम खेल रहे हो क्या? रमी खेल रहे हो आप? देश चला रहे हो। लेकिन तब भैया 307 थे, कौन बोलेगा पीछे? 280 का लोग था, कौन बोलेंगे पीछे? ये सरकार ऑक्सीजन पे है। आप बार बार ऑक्सीजन के मशीन के साथ खिलवाड़ करोगे, सप्लाई बंद हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, पेशेंट ब्रेन डेड हो जाएगा। आईसीयू में पेशेंट जब होता है तब उसी किसी भी मशीन को छेड़ना नहीं चाहिए। आईसीयू में पेशेंट, और ये सरकार आईसीयू में है। मैं हर गठबंधन की सरकार आईसीयू में मानता हूं, क्योंकि गठबंधन में हमने कई गठबंधन की सरकार गिराई होते देखते हैं। जी जी, नहीं आपने बड़ी बात कही। आपने कहा हरियाणा के 2 पुलिस वाले कांग्रेस के कार्य ऑफिस के सामने खड़े थे और चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। नहीं, मैं समझ गया टाइगर। आप कह रहे हैं कि आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में मोदी सरकार है और इत्तेफाक ये है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी जो नॉब है वो नीतीश कुमार और नायडू के हाथ में, कभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो सकती। टाइगर कह रहे हैं छोटी सी बात पर भी ये सरकार कभी गिर सकती। मतलब टाइगर इस सरकार को लेके बहुत ही संदेह की दृष्टि से देख रहे। मैं आ रहा हूं संदीप मनुधने साहब के पास। मनुधने साहब, ये जो सीधी भर्ती का मामला है जिसे लेटरल एंट्री कहते हैं कि बिना कंपटीशन दिए आईएएस नहीं बनना है, सीधे आपको आईएएस बना दिया जाएगा, लेटरल एंट्री उसको कहते हैं। मेरा सवाल यह है कि चाहे लेटरल एंट्री रद्द कराने की बात हो या बिल रद्द कराने की बात हो या फिर ओबीसी और दलितों का मसला हो, मोदी जी जब भी कोई ओबीसी का बात आती है या दलित की बात आती है, सोच में क्यों पड़ जाती है? व्हाई ही सो कंफ्यूज्ड? इतना कंफ्यूजन क्यों है मोदी जी को? कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना पुराना नेता है, 20-22 साल से सत्ता में, मोदी जी को क्या हो गया? इतना कंफ्यूजन कहां फंस गए मोदी जी? जी जी, मोदी जी आरएसएस और बीजेपी की पूरी राजनीति के जो कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज हैं उनमें एक वैल्यू है आरक्षण को जड़ से समाप्त कर देना। आरक्षण को जड़ से समाप्त करना, कर ये ऐसा खुल के बोल नहीं सकते, नहीं तो राजनीति ही समाप्त हो जाएगी और वो असंवैधानिक भी होगा। तो ये उसके लिए दूसरे तरीके ढूंढते हैं, दूसरी गलियां ढूंढते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 नौकरियों में 18,000 नौकरियों पर डकैती पड़ने का मामला जो सामने आया, वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये कभी नॉट फाउंड सुटेबल करके लोगों को आगे बढ़ने से रोक देंगे, कभी रोस्टर सिस्टम लगा के रोक देंगे, कभी प्रमोशन में अड़ंगे डाल देंगे, और फिर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट करके तो नौकरियां ही खत्म कर दो। वो तो खैर चल ही रहा है 1991 के बाद, उसमें कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है जितनी बीजेपी। लेकिन इनकी राजनीति का सबसे बड़ा दुविधाजनक बिंदु जिस पर ये आके फंस गए हैं अब दीपक जी, अपने कोर वोटर बेस को शांत रखना, ये दिखा के कि हम आरक्षण के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसीलिए लेटरल एंट्री लाई गई। जब इसको वापस लिया निर्णय को, सीधी भर्ती या पार्श्व प्रवेश जिसको हम कहते हैं लेटरल एंट्री, इनका कोर वोटर बेस बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है। मतलब अपर कास्ट हिंदू, अपर कास्ट हिंदू, जनरल कैटेगरी के सवर्ण, शहरों में रहने वाले प्रॉस्परस लोग ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, और ये मोदी जी में वो उम्मीद की किरण देखते हैं कि ये हो। लेकिन लेटरल एंट्री लाके कदम पीछे खींच लिए तो अब ये देख रहे हैं कि ये तो आरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये ग्रुप हो गया नाराज। लेकिन एट द सेम टाइम साइड बाय साइड जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको ये दिख गया कि ये आरक्षण के विरोधी हैं क्योंकि ये लेटरल एंट्री लाए। अब यहां पर गालिब की 2 पंक्तियां याद आती हैं, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो राख जुस्तजू क्या है। अब इस आग में सब कुछ जल के राख होगा, सिर्फ उसमें से दिल बच जाएगा, आप निकाल के ले आओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोनों पक्षों को
आपने नाराज कर दिया, ना ओह। आपके कोर वोटर अब आपसे खुश रह गए और ना SC ST OBC आपसे खुश हैं। एक मिनट संदीप जी, अब मैं बहुत इसको बहुत आसानी के साथ क्रूड एक लैंग्वेज में मैं कहूं कि मोदी जी का जो कोर वोटर है, बनिया, बामन, ठाकुर और लाला यानी कायस्थ, ये जो है जो आरक्षण नहीं चाहता है और मोदी जी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से उसको एडजस्ट करते थे, वो भी नाराज हो गया। और जिसको मोदी जी लुभाते हैं वोट के लिए, नायब सिंह सैनी टाइप, केशव प्रसाद मौर्य टाइप, इस तरह के जो ओबीसी और दलित वोट है, ये तो पहले से ही नाराज है। यानी अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। आरक्षण के खेल में मोदी जी आप ये कहना चाह रहे हैं फंस गए हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। SC ST OBC वर्गों की मैं अगर बात करूं, ST वर्ग में RSS ने काफी पैठ बनाई पिछले 10 सालों में, हम वो MP में देख रहे हैं। लेकिन SC वर्ग मोदी जी के साथ नहीं रहा है, उसको मौका मिलता है तो वो कांग्रेस के साथ चला जाता है। अब आइए OBC, बहुत मेहनत की है इन्होंने OBC पर, बहुत सफलताएं प्राप्त की हैं OBC से, लेकिन लेटरल एंट्री के मुद्दे पर दीपक जी जिस तरह OBC वर्गों ने प्रतिक्रिया दी पिछले कुछ दिनों में, उससे इन्हें सांप सूख गया और इन्हें आने वाले 10 उपचुनाव और 4 राज्यों के चुनावों में भयानक रिस्क फैक्टर लगा कि अगर OBC छिटक गया हमसे लेटरल एंट्री के मुद्दे पर तो दैट विल बी द लास्ट नेल इन दिस पॉलिटिकल कॉफिन। तो उन्होंने तुरंत कदम पीछे खींचे और जितेंद्र सिंह से एक ऐसा लेटर जारी करवाया, आप उस लेटर को पढ़ेंगे, उसमें 2 चीजें पढ़ने लायक हैं। 2 पन्ने का लेटर है। पहले पन्ने में मोदी जी सोशल जस्टिस, मोदी जी सोशल जस्टिस, मोदी जी सोशल जस्टिस। दूसरे पन्ने में सिंगल कार्डर पोस्ट पे मोदी जी अब चाहते हैं कि रिजर्वेशन आ जाए, इसलिए फिलहाल तो आप स्क्रैप कर दो। सिंगल कार्डर पोस्ट का मतलब होता है ये जो एक नंबर एक आईडी के साथ एक नौकरी दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एक पद पे रिजर्वेशन कभी नहीं हो सकता, आरक्षण कभी भी एक पद पे नहीं दिया जा सकता। अब लेटरल एंट्री में प्रॉब्लम ये कि हर पद का एक नंबर होता है, आईडी होता है, तो आप रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते। तो जितेंद्र सिंह के लेटर में दूसरे पन्ने में जो उन्होंने गेम खेला है कि सिंगल कार्डर पोस्ट में मोदी जी चाहते हैं कि SC ST OBC सोशल जस्टिस हो, वो कानूनी रूप से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक नंबर दे दिया पद को तो SC ST OBC आरक्षण गायब हो गया उसमें, क्योंकि वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी से बाहर होके माइक्रो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है लेटरल एंट्री ये लोग सोशल जस्टिस के साथ ला ही नहीं सकते कानूनी परिभाषा में, तो इन्हें कुछ और लाना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये छोड़ नहीं सकते हैं। अब 4 विधानसभा के चुनाव हो जाने दीजिए, जनवरी में ये कौन सा पटाखा चलाएंगे लेटरल एंट्री के नाम पे। अब हमें कुल मिलाकर अब मैं संदीप जी अभी आऊंगा आपके पास, आऊंगा अपर कास्ट को लेकर आऊंगा कि क्या अपर कास्ट जो मोदी का कोर वोटर है, बनिया, बामन, ठाकुर और लाला, यानी कायस्थ, बनिया, ठाकुर, क्षत्रिय और ब्राह्मण, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन मैं टाइगर से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। टाइगर ये कह रहे हैं कि भाई ना मोदी जी की तो स्थिति अब ये हो गई है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है जी, कुछ भी नहीं है। तो क्या OBC के गेम में अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने मोदी जी को फंसा दिया है? मोदी जी चक्कर घिन्नी की तरह नाच रहे हैं। देखिए संदीप भाई ने तो बहुत बढ़िया तरीके से रिजर्वेशन का मामला बताया, कैसा ये रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मनीषा है। देखिए ये 100% ये संगठन, जिस दिन इनको 370 आ गए, ये संविधान बदलेंगे। इनको संविधान से बिल्कुल प्यार नहीं। संविधान से प्यार होता तो संदीप भाई ने जितना डिटेल समझाया वो नहीं होता। और संदीप भाई ने तो एक एंगल नया, जो मैंने भी उस एंगल से कभी देखा नहीं था, वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं उस लेटर में जो संवैधानिक रूप से हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, मतलब उसमें भी झूठ बोल रही है जो सिंगल इसमें बोला है आपने नंबर प्रोडक्ट। लेकिन एक दूसरा एक एंगल है इसमें जी, ये 45 लोग आएंगे कहां से? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो नहीं होंगे। 45 में से 10 संघ के होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में जाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर, फाइनेंस, डिफेंस, पेट्रोलियम, इसमें कौन से अधिकारी जाएंगे? ये अंबानी अडानी के कंपनी के लोग जाएंगे। वहां के लोग यहां आएंगे। पहले क्या होता था, जब कांग्रेस सरकारें भी थी तब भी मैं बता रहा हूं, पेट्रोलियम मिनिस्टर तक कौन अपॉइंट करता था? अंबानी के घर से आता था।
सब अंबानी के समझिए। जो लोग थे वही वही होते थे। अब उसके बाद वह अधिकारी सेट करते थे, ये लोग रिटायरमेंट के बाद उनको अपने कंपनी में डायरेक्टर बनाते थे, लेकिन सेट करना पड़ता था, पैम्पर करना पड़ता था, जुगाड़ करना पड़ता था। अब वो करने की मोदी जी ने कहा कि चिल्लर काम छोड़ दो, अब नया कंसेप्ट में देता हूं, आप अपने अधिकारी को सीधा यहां भेजो, मतलब वो तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेंगे, कुर्सी हमारी गर्म करेंगे, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा लेंगे, हमारे मंत्रालय में बैठेंगे और पूरा काम उस कंपनी से करेंगे, कंपनी का करेंगे जहां से वो आए हैं। ओहो, मतलब सरकार की तो फ्रेंचाइजी दे दी एक तरह से। एग्जैक्टली ये दबी जुबान में पहले सरकार पीछे से चलाती थी, बहुत हो गया तुम सरकार में बैठ के ही सरकार चलाओ। एग्रीकल्चर सरकार मिनिस्ट्री में में 4 लोग अंबानी या अडानी के होंगे, फिर अडानी जी सारे साइलो अपने हिसाब से करेंगे, एग्रीकल्चर पॉलिसीज अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि टेंडर उनके अपने लोगों को अपने समझ मिलेंगे, क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी वहां बैठा होगा। गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट सर। अभी तक तो मीडिया चला रहे हैं अडानी अंबानी, अब सरकार भी चलाएंगे, ये आपका कहना है कि इसके पीछे जो गेम था मोदी जी का, ये ऐसा लगता है ऐसा गेम है। मनुधने साहब, ये बताइए, आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि साहब मोदी जी का कोर वोटर नाराज हो रहा है, ये जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, बनिया जिसे कहते हैं, लाला है, कायस्थ है, भूमिहार है, ये जो कोर वोटर है मोदी जी का, आरएसएस बीजेपी का, आप कह रहे हैं ये अब नाराज हो रहा है? ऐसा और क्या क्या मोदी जी ने कर दिया साहब कि जो अपर कास्ट है, ये जो अपर कास्ट हिंदू, ये नाराज हो रहा है? मिडिल क्लास 2014 के बाद जब से मोदी जी की सत्ता आई, तो उसमें उनका जो सपोर्टर बेस है, जिसमें सारे सवर्ण शामिल हैं 80-85%, पहला वादा यह कि आरक्षण जड़ से कमजोर करके एक दिन उड़ा दिया जाएगा। उस दिशा में ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये लोग ऑलरेडी, मैं ये समझा चुका हूं पहले कैसे। जी। दूसरा ये था कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा और मिडिल क्लासेस की परचेजिंग पावर और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सुधरेगी। लेकिन वर्तमान में अगर आप भारतीय सोशल मीडिया के राइट विंग की पोस्ट को पढ़ें, तो मिडिल क्लासेस पर टैक्सेशन की जो मार पड़ रही है, शिक्षा का महंगा हो जाना जो है, नौकरियों का निर्मित नहीं होना जो है, इस वजह से मिडिल क्लास भयानक नाराज है और उसको वॉइस देने का काम राइट विंग कर रहा है। इसका सार यह है, इसका लब्बो लुआब यह है दीपक जी, कि जो पूरी कम्युनिटी 80-85% लामबंद होकर मोदी जी से मोहब्बत करती थी, अब उस मोहब्बत में बहुत सारी दरारें पड़ गई हैं। ओहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कल को जाके कांग्रेस को वोट दे देंगे, एसपी को वोट दे देंगे, बीएसपी को वोट दे देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो अंधी मोहब्बत होती थी, अब वो गुस्से से भरी मोहब्बत हो गई है। और अगर 2-3 और बड़े झटके लग गए, तो ये लोग शायद उसके बाद तो फाइनली आखिरी बटन ही ईवीएम का जाके दबाएंगे, नन ऑफ दी अबव। वो दिन अब ज्यादा दूर मुझे नहीं लगता, और उस दिन तो फिर बीजेपी की राजनीति को बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, क्योंकि सोशल जस्टिस की जमीन पर राहुल जी, अखिलेश जी ने जिस तरह अपना पांव जमा लिया है, उन्हें हिला पाना निकट भविष्य में तो असंभव, बहुत मुश्किल। बड़ी बात संदीप जी ने दो बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो ओबीसी के पूरे गेम में मोदी जी फंस गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि किसको ऑब्लाइज करे और किसको ऑब्लाइज ना करे। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मोदी जी का जो अपर कास्ट वोटर, जो कोर वोटर है, मिडिल क्लास वोटर है, उस पर आपने इतने टैक्सेशन डाल दिए, इस तरह से उसकी कमर तोड़ दी है, जो आर्थिक स्थिति है, कि वो भी आपसे नाराज है। तो कहीं के मोदी जी नहीं रहे, और एक तरह से आप कह सकते हैं जो कोर वोटर है वो बहुत नाराज है। अब यहीं से एक सवाल, अंतिम सवाल टाइगर आपसे, कि अगर कोर वोटर ही नाराज हो गया, अगर बुनियाद ही हिलने लगी, फाउंडेशन ही हिलने लगी, तो फिर ये सरकार कितनी देर चलेगी? क्योंकि एक तरफ तो बुनियाद हिल रही है और दूसरी तरफ आप अल्पमत में हैं, आप बैसाखियों पे। अरे भाई, पैरों पे खड़े होते तो हिलती बुनियाद में शायद चल सकते थे, जब बैसाखी पर हो और जमीन हिल रही है, कितने दिन और चलेंगे टाइगर? मैंने कहा कि ये पेशेंट आईसीयू में है, ऑक्सीजन और बाकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो एनडीए गठबंधन के 52 लोग हैं। लेकिन कई बार डॉक्टर ये कहते हुए भी पाए जाते हैं कि सब अपने जगह पे सही है, लेकिन अब इस पेशेंट की इच्छा शक्ति ही नहीं दिख रही है जीने की। जी। तब द गवर्नमेंट इज एमिनेंट,
बस समय की बात है। गवर्नमेंट, जी सरकार अंतिम सांसें ले रही है, ऐसा इनका कहना है टाइगर का, क्योंकि सारा सपोर्ट सिस्टम ही धीरे धीरे मोदी जी के हाथ से निकल रहा है। जी लास्ट लाइन कुछ कहना चाह रहे थे मनुधने साहब? जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो सारे मुद्दों को क्लियर कर देगा। अगर आप लेटरल एंट्री नहीं चला सकते, कदम पीछे ले लिए और वो कानूनी रूप से भी जायज नहीं होगा, तो मोदी जी एक काम कर सकते हैं, आप एडवाइजरी अपॉइंटमेंट्स कर दीजिए। आप जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और अंडर सेक्रेटरी वगैरह के पदों पे सीधे इन पदों पे नियुक्तियां मत कीजिए, इनके एडवाइजरी पदों पे नियुक्तियां कीजिए। वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं होंगे। देखिए, तर्क ये दिया जाता है हमको टेक्निकल टैलेंट चाहिए, सेमीकंडक्टर लाने हैं तो टेक्निकल, तो आप एक काम कीजिए ना, मेन ब्यूरोक्रेसी को मत खराब कीजिए, उसको चलने दीजिए। उन लोगों के साथ साथ एक एडवाइजर को अटैच कर। सवाल ये है, मैं ये क्यों कह रहा हूं दीपक जी, ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका जवाब ये है कि ब्यूरोक्रेसी को ऊपर से नीचे तक टेक ओवर कर लेना है। नहीं तो एडवाइजर अपॉइंट करके भी आपकी मेरिट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती। बिल्कुल संजय भाई सही कह रहे हैं कि आपको ओएसडी अपॉइंट करो, मिनिस्ट्री में एक ओएसडी अपॉइंट करो जो बहुत टेक्निकली हाई आदमी हो, जो वेयर हाउसिंग का किंग है, जिसको वेयर हाउसिंग का एक एक चीज मालूम है वर्ल्ड ओवर, उसको आप एडवाइजर नियुक्त करो या ओएसडी वेयर हाउसिंग करो कि वो अपना ज्ञान दे। इनको ज्ञान नहीं चाहिए, इनको टैलेंट नहीं चाहिए, इनको ज्ञान नहीं चाहिए, इनको रिजर्वेशन खत्म करके अपने लोगों को प्लांट करना चाहिए। चाहे संघ के प्रचारक हो, कल कलेक्टर, एक दिन जो संघ की शाखा का इंचार्ज होगा वो कलेक्टर होगा, जो प्रांत का प्रचारक होगा वो कमिश्नर होगा। इस लेवल पर मोदी जाना चाहते हैं। मोदी जी को प्रतिभा नहीं चाहिए, मेरिट नहीं चाहिए, अपने लोग चाहिए, अपनी पार्टी के काडर के लोग सरकार में चाहिए। और इसी वजह से मोदी जी कहीं ना कहीं उलझ गए सारे खेल में। और हम देख रहे लगातार कि कभी मोदी जी बिल वापस कर रहे हैं, कभी कोई कानून नहीं ला पा रहे, कभी आदेश वापस हो रहा है, कभी भर्ती रद्द हो रही है। ये जो कंफ्यूजन है उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं जो टाइगर ने कहा कि डायरेक्ट भर्ती थी, मोदी जी खुद लेटरल एंट्री से आए थे। अगर पहले चुनाव लड़ते तो ये ना होता। मोदी जी खुद डायरेक्ट एंट्री से चीफ मिनिस्टर बने। जो संगठन की जो राजनीति है उसको जरूर जानते थे, लेकिन गठबंधन की राजनीति नहीं जानते थे। बैसाखियों पर कैसे चलना है मोदी जी वो नहीं जानते थे, इसीलिए कदम कदम पर लड़खड़ा रहे हैं, ये टाइगर का कहना है। टाइगर आप आए, संदीप जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला, खुलकर बातचीत हुई। और मैं चाहूंगा कि टाइगर इसी तरह से आप आते रहे, क्योंकि अगर शेर नहीं दहाड़ेगा तो आवाज दूर तक जाएगी नहीं, आवाज दूर तक नहीं जाएगी, आवाज दूर तक जानी चाहिए। टाइगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी आपने समय निकाला, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स, थैंक यू।